दोस्तों, हम अपने चौथे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार किस प्रकार से हुआ उस बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। और इससे पहली क्लास के अंदर हमने धर्म युद्धों के बारे में पढ़ा है कि विभिन्न धर्म युद्ध लड़े गए और उन धर्म युद्धों के बाद में ही जो आखिरी सत्ता जो विद्यमान रही वहाँ पर वो इस्लामिक सत्ता ही थी। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो इस्लामिक सांस्कृतिक जो विशेषता रही है, संस्कृति जो स्थापित हुई है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या चीज़ें रही है और उसकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से रही है। ये दो मुख्य भाग अब हमारे अध्ययन के शेष बचे हैं। तो आज के इस भाग के अंदर हम इस्लामिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था में कौन कौन से बिंदु लेंगे, तो देखिए सबसे पहला जो हम बिंदु लेंगे वो लेने वाले हैं कि कृषि का किस प्रकार का स्तर रहा है वहाँ पर, उसके बारे में जो भी बिंदु आएंगे उन्हें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पे शहरीकरण हुआ है, तो शहरीकरण किस स्तर से हुआ है और उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही है, शहर किस प्रकार के वहाँ पर बसे हुए होते थे, वो चीज़ें देखनी है। और थर्ड चीज़ हम देखेंगे उनका व्यापार और वाणिज्य। जब शहरीकरण होएगा तो व्यापार और वाणिज्य होना लाजमी बात है, ठीक बात है। तो इन तीनों के बारे में आज की पाठ के अंदर हमें अध्ययन करना है। तो हम बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं अपने पाठ की, जिसमें हम पढ़ेंगे इस्लामिक अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि, शहरीकरण और यहाँ पर जो व्यापार वाणिज्य रहा उसके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक बात है। तो सबसे पहला हम जो यहाँ पर अध्ययन का बिंदु लेकर के आए हैं वो है अपना इस्लामिक संस्कृति के समय काल के अंतर्गत कृषि की किस प्रकार की व्यवस्था रही है। और कृषि के अंदर भी हमने बात करनी है, सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे वहाँ पर जमीन के बारे में, अर्थात भूमि किस प्रकार से प्राप्त की जाती थी और भूमि का किस प्रकार से उपयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता था, ठीक बात है। तो देखिए हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए कि यहाँ पर ज़मीन किस प्रकार से जो है वो प्राप्त की जा रही है, एक इस्लामिक साम्राज्य का नया जीता हुआ गांव समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? इस्लामिक साम्राज्य का एक नवीन गांव किस प्रकार का होगा, वहाँ से हम शुरू करना प्रारंभ करते हैं। इस्लामिक साम्राज्य का नवीन गांव, ठीक है। यहाँ से इसका एक चित्र समझते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रही होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान लगाना थोड़ा और समझने की कोशिश करना कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अपना बन गया गांव, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, इन चीज़ों को। तो यहाँ से हम देखते हैं ये एक गांव की जैसे भूमि रही है और इस गांव के अंदर जो है विभिन्न खेत रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि ये हम कुछ खेतों का निर्माण करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ खेत जो है वो यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने कुछ यहाँ पर जो है खेत वगैरह बना लिए हैं और कुछ भूमि जो है वो शेष यहाँ पर रही हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर गांव जो है, खेती जो विकसित हुई है वो किस प्रकार की है। मान लीजिए कि ये किसी एक किसान का खेत है, ये अलग किसान का है, ये अलग किसान का है, ये कुल मिलाकर के क्या है, किसानों के खेत हैं अलग अलग, ठीक है। ये हम एक ये परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं समझने के लिए कि उस समय किस प्रकार के गाँव की स्थिति रही है, जमीन किस प्रकार की स्थिति रही है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात आगे प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इनसे हम कुछ विशेषताएं प्राप्त करने वाले हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही है। तो पहली विशेषता अगर हम नोट करें तो देखिए पहली विशेषता क्या आ रही है कि यहाँ पर किसानों ने स्थायी आवास प्रारंभ कर लिया है। क्या कर लिया है? मतलब कि वो किसान जो है वो पशुचारण से आगे बढ़ गए, पशुचारण से आगे बढ़े और क्या स्थापित किया है यहाँ पे, आगे बढ़ कर के इन्होंने यहाँ पर जो स्थायी कृषि कार्य है वो यहाँ पे इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। स्थायी कृषि जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे प्रारंभ हो गई। पहली बात तो ये हो गई। जिन क्षेत्रों को इस्लामिक साम्राज्य ने जीत लिया उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर के जो पहले से ही लोग जो बसे हुए हैं वो क्या है, स्थायी कृषि प्रक्रिया को चलाते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पर जो खेत है, जो भूमि है, भूमि जो है छोटे बड़े खंडों में बंटी हुई है। किस में बंटी हुई है? छोटे और बड़े खंडों के अंदर क्या है, बंटी हुई है, छोटे बड़े खंडों में बंटी है, ठीक है। पहली बात तो यही दिख गई हमको, इस फोटो देखने से ही दिख रहा है ना, छोटे बड़े खंड, ये जैसे छोटा खेत हो गया, ये छोटा खेत, ये बड़ा खेत हो गया, तो अलग अलग छोटे बड़े खंडों के अंदर भूमि बंटी हुई है और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर छोटे और बड़े, जैसे बड़ी भूमि है तो वो बड़ा किसान है, छोटी भूमि है तो छोटा किसान है। तो छोटे बड़े किसान जो है वो यहाँ पर खेती का कार्य करते हैं, ठीक है। छोटे बड़े किसान क्या काम करेंगे, यहाँ पे खेती का कार्य यहाँ पर वो करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा बिंदु।
अब और चीज़ें क्या दिख रही है, देखिए ये जितनी भी है सारी की सारी एक ही जगह पर भूमि खंड में स्थित है, और ऐसा प्रतीत होता था यहाँ पर कि इन भूमि का क्या होता था, अर्थात जो गांव होते थे, गांव का साझा अधिकार होता था। इन पे क्या होता था, गांव का साझा अधिकार होता था। अब देखिए गांव का साझा अधिकार का मतलब क्या हुआ कि जब पूरे गांव का जो है वो राजस्व जो होगा, पूरे गांव का राजस्व वो गांव के संपदा अधिकारी जो है, जो भूस्वामी है, वो राजस्व इकट्ठा करेंगे और किसको देंगे, राज्य को प्रदान करेंगे। ठीक है, राजस्व जो है वो राज्य को प्रदान करते होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर 3 चीजें देखी है। कितनी चीजें पता करी, 3। पहली चीज हमने देखी कि पशुचारण से ये लोग जो है वो स्थायी कृषि की तरफ बढ़ चुके हैं, स्थायी कृषि प्रक्रिया को अपना चुके हैं। इसका मतलब एक जगह जम करके रहना और वहां पे कृषि करना इन्होंने प्रारंभ हो गया है। दूसरी चीज, भूमि जो है यहाँ पे छोटे बड़े खंडों में बंटी हुई है, और छोटे बड़े जो है वो यहाँ पे क्या है, किसान भी पाए जाते हैं जो अपनी जो जमीन पे क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या है हमने देखी, गांव का साझा अधिकार मानते हैं। कैसा मानते हैं, गांव का पूरा जो है वो राजस्व इकट्ठा एक गांव के मुखिया समझ लीजिए, या जो गांव का संपदाधारी व्यक्ति है, भू संपत्ति का बड़ा किसान जो समझ लीजिए, वो क्या करेगा, राजस्व यहां से प्राप्त करेगा और किसको प्रदान कर देगा, उसका भाग जो है वो राज्य को प्रदान कर देगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और दिख रही है हमें इसके अंदर, ये जैसे कुछ तो हो गए किसानों के बसे हुए, ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, ये जो जहां पर हमने खेत नहीं दर्शाए हैं। एक गांव के अंदर ऐसी भी जगह होती थी पूरे गांव के अंदर जहां पर सारे किसानों का अधिकार होने के बावजूद कुछ भूमि जो है वो शेष रह जाती थी। तो देखिए ये जो भूमि है ये राज्य भूमि कहलाएगी। ये क्या भूमि कहलाएगी, राज्य भूमि। ठीक है, अब देखिए राज्य भूमि कौन सी होगी, राज्य भूमि वो होगी जो यहाँ पर इस्लामिक साम्राज्य का अधिकार हुआ तब यहाँ पर कुछ लोग जो रहते थे वो यहाँ से पलायन कर गए। तो यहाँ पर क्या है, जो मूल लोग रहते थे इस्लामिक साम्राज्य के कारण यहाँ से मूल लोगों ने क्या कर लिया, पलायन कर लिया। तो इनकी जो यहाँ पर भू संपत्ति थी, जो लोग पलायन कर गए उनकी भू संपत्ति जो यहाँ पर शेष रह गई वो अब किसके अधिकार में आ गई हुई, वो अब राज्य भूमि कहलाएगी, वो अब राज्य के अधिकार के अंतर्गत आ गई। और राज्य ने इस भूमि का क्या किया है, इस भूमि पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद में ये जो भूमि है ये अपने निकटतम संबंधियों को जो है वो बराबर भागों के अंदर बांट दी। अर्थात खास तौर से यहाँ पर कौन है, खलीफा ही तो है, अर्थात खलीफा के परिवार में किस में बांट दी जाएगी, खलीफा के परिवार में ये क्या कर दी गई, बांट दी जाती थी। ठीक है, या जो राज्य का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था या जो पावरफुल व्यक्ति होता था उस राज्य का सैनिक अधिकारी हो गया या चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो गया या खलीफा और उसके वंश से संबंधित हो गया, उनको ये भूमि क्या कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी। तो इस प्रकार से हमने टोटली यहाँ पर जो भूमि का मामला था उसको समझाया, जमीन के मामले को समझाया। हमने यहाँ पर 3-4 बातें करी है। पहले हमने ये कहा कि ये जो है पशुचारण से कृषि व्यवस्था अपना चुके हैं और यहाँ पे छोटे बड़े खंडों के अंदर भूमि जो है वो बंटी हुई होती थी और उन्हीं के ऊपर छोटे बड़े किसानों का अधिकार होता था। थर्ड चीज़ हमने देखी कि गांव की साझी संपत्ति समझी जाती है सारी चीज़ें, और उस राजस्व को जो है गाँव के ही मुखिया के द्वारा इकट्ठा करके और राज्य को उसका भाग प्रदान कर दिया जाता था। चौथी हमने देखा कि कुछ इस्लामिक आक्रमण की वजह से यहाँ से कुछ परिवार, कुछ किसान जो है वो यहाँ से पलायन कर गए, ये अपनी भूमि संपत्ति जो है वो यहाँ पर छोड़ करके चले गए और जो खाली हो गई इस प्रकार से पलायन करने के कारण उस पर राज्य का अधिकार हो गया और राज्य भूमि कहलाई। और राज्य ने अपने मातहतों को अर्थात अपने अधीनस्थ जितने भी अधिकारी थे, खलीफा के परिवार वाले या जो भी हो, उनको क्या कर दी, इस भूमि को बांट दी, उनके अंदर इक्वल डिवाइड कर दी। तो इस प्रकार से हमने देखा ये तो हो गया आपका भूमि का मामला अर्थात जमीन का मामला। ठीक है, सेकंड चीज आती है आपके पास में सिंचाई की स्थिति, कि भाई जब ये जमीनें हैं यहाँ पर खुशहाली बढ़ रही है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे सिंचाई की क्या व्यवस्था रही होंगी। तो बात करें अगर सिंचाई के बारे में तो देखिए सिंचाई कृषि से
पूर्णतया संबंधित चीज है। और कृषि के अंदर खुशहाली, किसमें खुशहाली चाहिए भैया? कृषि में खुशहाली चाहिए अगर, तो आपको यहाँ पर एक और चीज चाहिए होती है, और वो है क्या? यहाँ पे खुशहाली चाहिए तो चाहिए राजनीतिक एकीकरण। ये दोनों आपस में जुड़े हुई चीज है। राजनीतिक एकीकरण होगा तो ही कृषि में क्या आएगी? खुशहाली आएगी। तो यहाँ पर हमने बात करी थी पहले की क्लासों के अंदर कि यहाँ पे राजनीतिक एकीकरण तो विद्यमान है, राजनीतिक रूप से जो है वो काफी बड़ा साम्राज्य प्रांत है। तो इसका मतलब अब कृषि में खुशहाली लाने के लिए इन्होंने सिंचाई के कार्यों का विकास किया। सिंचाई कार्यों में क्या किया है? सिंचाई कार्यों का विकास करवाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सिंचाई कार्य जो है वो इन लोगों ने यहाँ पर करवाए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली अगर बात करें तो इन्होंने क्या कराए? यहाँ पे कुछ बांध बनवाए। क्या बनवाए हैं? बांध बनवाए हैं, या हम कह सकते हैं इन्होंने क्या करवाया है? नहरों का भी निर्माण यहाँ पर करवाया, ताकि जो लोग हैं वो खेती ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो बांध या नहरों का निर्माण। इसके अलावा सिंचाई करने के लिए और दूसरी चीज़ देखिए, इन्होंने कुओं का निर्माण करवाया। जगह जगह पर किसका निर्माण करवाया है? कुओं का भी इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो ये तो सिंचाई के लिए हो गए। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? लोगों को कृषि करने के लिए प्रेरित करने के लिए करों में रियायत प्रदान की। क्या करी है इन्होंने? करों में रियायत, टैक्स जो लगाने हैं उस पर थोड़ी छूट दी है, लेकिन ये छूट हर एक को नहीं है। करों में जो रियायत प्रदान की गई है वो किसको प्राप्त हुई है? ये रियायत मिली है उनको जो प्रथम बार खेती करते हैं, जो किसी भूमि को क्या करते हैं? प्रथम बार जोतते हैं, तो उनको क्या मिलेगी? कर में रियायत प्राप्त होगी। तो पहली बार जो जोतते हैं उनको मिलनी है, सभी को नहीं मिलनी है। ठीक है, अर्थात इसका भी एक कारण है कि जो भूमि प्रथम बार जोती जा रही, अर्थात एक बार जब उस भूमि को यहाँ पे ट्राई किया, उन्होंने वहाँ पे फसल उगाई, तो अब वो क्या कृषि भूमि बन गई। तो इस प्रकार का कार्य अगर प्रोत्साहित किया जाएगा तो उससे क्या होगा? कृषि भूमि के दायरे में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ से क्या बढ़ गया? इनके पास कृषि भूमि में वृद्धि होगी। इस कारण से इन्होंने ये कार्य भी किया। तो यहाँ से क्या हो गया? आपके कृषि भूमि में वृद्धि हुई। अब जब कृषि भूमि के अंदर वृद्धि हो रही है तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर कुछ नई फसलें भी उगाई जाएगी। अगला कार्य यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा? नई फसलें जो है वो उगाई जाएगी, नई फसलों की कृषि। ठीक है, नई फसलों की क्या करेंगे ये लोग? कृषि करेंगे। अब ये नई फसलें क्या क्या हो सकती थी उस समय, उसके बारे में भी हमें प्रमाण है, और उन प्रमाणों से हम जानते हैं कि कौन कौन सी नई फसलें इन्होंने उगाई है। देखिए, एक तो इन्होंने कपास उगाई। क्या उगाई है? कपास उगाई है। दूसरी चीज देखिए, इन्होंने कुछ फलों की सब्जियां नए तरीके से करनी प्रारंभ की है, जैसे कि संतरा हो गया, जैसे केला हो गया, और तरबूज हो गया, है ना? तरबूज हो गया। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी इन्होंने यहाँ पे प्रथम बार उगाना प्रारंभ की है। पालक हो गया, बैंगन हो गया, है ना? तो ये जो चीजें हैं ये पहली बार जो है वो इन्होंने उगाई है, और इनका इन्होंने क्या किया है? इनका इन्होंने निर्यात किया है। इनका क्या किया है? इन्होंने निर्यात किया है। किसको किया? यूरोप को किया। ठीक है, तो ये जो है वो महत्वपूर्ण चीज है। इसको हम आगे व्यापार के अंदर, अभी हम आगे कुछ ही मिनटों के अंदर वो भाग हमने सामने आने वाला है कृषि के बाद में, हम उसी को पढ़ेंगे, शहरीकरण और व्यापार वाणिज्य को। तो देखिए, हमने कुल मिलाकर के बात ये करी है कि अगर कृषि में खुशहाली चाहिए तो राजनीतिक एकीकरण चाहिए। ठीक बात है, वो इनके पास में है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? राजनीतिक रूप से समृद्ध जो लोग हैं वो सिंचाई के कार्यों का विकास कर रहे हैं। तो हमने बात करी कि वो क्या कर रहे हैं? सिंचाई कार्यों का विकास करेंगे। कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? जैसे वो बांध बना रहे हैं, नहरों का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे जो है वो सिंचाई आसानी से हो सके। वो कुओं का निर्माण, जहां पर नहरें और बांध नहीं है वहां पर क्या कर रहे हैं? ये कुओं का निर्माण करवा रहे हैं। तीसरी चीज हमने देखी कि वो कृषि को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? करों के अंदर उनको छूट प्रदान करते हैं, रियायत प्रदान करते हैं। तो करों में छूट किसको दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जो किसी नई भूमि को जो है वो पहली बार खेती कर रहे हैं, तो उस भूमि के ऊपर जो है वो करों में क्या कर रहे हैं? ये छूट प्रदान कर रहे हैं। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा होता है कि कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब कृषि भूमि ज्यादा हुई इनके पास में, तो अब लोगों ने नए प्रयोग करने प्रारंभ किए, अर्थात कुछ नई फसलें भी इन्होंने यहाँ पर उगानी प्रारंभ कर दी। तो नई फसलों के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी फसलें हुई? पालक
हो गई, आपके बैंगन हो गई, इसके अलावा कपास हो गई, कपास के अलावा संतरे होंगे, केले हो गए, तरबूज हो गए, ये कुछ इन्होंने नई फसलें यहाँ पर उगाई। और इन फसलों का क्या किया, इन्होंने निर्यात भी किया, जिसने शहरीकरण को और व्यापार वाणिज्य को अभूतपूर्व जो है वो प्रगति हुई है। वो हम आगे वाले पार्ट के अंदर अभी देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या पूरा हो गया, सिंचाई। सिंचाई के बाद में अपने पास में आता है राजस्व की व्यवस्था, कि भाई इन्होंने राजस्व का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किस प्रकार से किया, राजस्व कैसे वसूला करते थे। तो हम अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका राजस्व। ठीक है, तो देखिए यदि राजस्व की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली ही बात हो जाती है कि जितनी भी कृषि भूमि है, जितनी भी कृषि भूमि है, इस कृषि भूमि का सर्वोच्च नियंत्रण, कौन सा नियंत्रण, मतलब सब कुछ जो है वो किसके हाथ में रहेगा, जो सर्वोच्च नियंत्रण है वो होता था भाई शासक के पास में। किसके पास में, राजा या शासक के पास में होता था। ठीक है, सर्वोच्च नियंत्रण हो गया शासक के हाथों के अंदर, अर्थात तो जो है वो इस बारे में सारे निर्णय राजा ले सकता था। तो अब देखिए ये जो कृषि भूमि है इसके ऊपर राजा क्या करते थे, राजा इसके ऊपर कर लगाते थे। क्या लगाते थे, कर, जिसको हम कह सकते हैं खराज। क्या बोलते हैं इस कर को, हम खराज कहते हैं, कृषि कर है ये। ठीक है, भूमि के ऊपर लगाया जाने वाला, खेती के ऊपर लगाया जाने वाला कर है। अच्छा, तो यहाँ पर दो बातें आती है कि भाई ये जो कर लगाया जा रहा है, एक तो वो किस आधार पे लगाया जा रहा है, और दूसरा प्रश्न आता है कि कितना लगाया जा रहा है। अगर हम आधार की बात करें तो जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि की स्थिति के आधार पे, कृषि भूमि की स्थिति, ठीक है, ये लीजिए पहली बात तो होगी कृषि भूमि की स्थिति के आधार पे लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पे कर जो है वो कुछ ज़्यादा लगाया जाएगा। अगर उपजाऊ भूमि ना होकर के पथरीली है या बंजर भूमि है तो वहाँ पे कर या तो नहीं लगाया जाएगा, और या थोड़ी बहुत खेती हो रही है तो थोड़ा बहुत ही कर लगाया जाएगा। अर्थात भूमि की स्थिति के आधार पे लगाया जाएगा। और लगाया कितना जाएगा तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो पैदावार होगी उस पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, पैदावार पे। और पैदावार का कितना भाग लेते हैं ये, पैदावार का 1/2 या कितना भाग हो गया, 1/5 भाग। ठीक है, 1/2 या 1/5 भाग जो है ये कर के रूप में ले लेते थे किसानों से। ठीक है, लेकिन क्या ये सारी जगह स्थिति एक जैसी ही थी, हर एक किसान से 1/2 या 1/5 भाग ले लिया जाता था, ये नई बात है। अब देखिए दूसरी बात इसमें कि यदि कोई मिल्कियत, मुसलमान मिल्कियत के लिए बात कर ले, हम किसके लिए बात करें, मुसलमान मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब समझ लेना, मिल्कियत का मतलब ये है कि किसान या भूमिधारी जो क्या कहलाएगा, मिल्कियत कहलाएगा। मिल्क मतलब भूमि या संपदा होती है, और उस मिल्कियत का मतलब उस संपदा का जो क्षेत्र है, उस संपदा का क्षेत्र का जो अधिकारी उत्तराधिकारी है वो मिल्कियत होगी। ठीक है, उसकी। तो मुसलमान जो मिल्कियत होती थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनसे कितना कर लिया जाता था, तो इनसे कर जो लिया जाता था वो था 1/10 भाग। कितना भाग, 1/10 भाग जो है वो इनसे लिया जाता था। 1/10 या 1/2 या 1/5 का अगर मतलब हुआ कि यदि किसी के 2 बोरी अनाज हुआ तो उसमें से 1 बोरी अनाज जो है वो किसका, राज्य का, मतलब आधा भाग। 1/5 का मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए 10 बोरी या 5 बोरी अनाज हुआ है तो उसमें से 1 बोरी किसका है, राज्य का है। 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब 10 में से 1 बोरी जो है वो राज्य की, अर्थात ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, अर्थात क्या है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो लिया जा रहा है ये किससे लिया जा रहा है, गैर मुसलमान प्रजा से। कौन सी प्रजा, गैर मुसलमान प्रजा। और जबकि ये जो लिया जा रहा है ये किससे लिया जा रहा है, मुसलमान प्रजा से लिया जा रहा है। अर्थात करों में फर्क है, एक समान कराधान नीति नहीं है। कराधान का मतलब कर लगाना, कर आरोपण करने की जो नीति है वो कराधान नीति। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या प्रवृत्ति जन्म ले रही है कि ये जो गैर मुसलमान है ये अपना धर्मांतरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है यदि मुसलमान बन जाएंगे तो कर में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो इनका धर्मांतरण के अंदर क्या होती है, धर्मांतरण में वृद्धि होती है। तो सीधी सीधी बात है, राज्य को नुकसान होगा, किसका, राजस्व का। राजस्व में क्या आएगी, कमी आएगी, इनको पैसा कम मिलेगा क्योंकि ये लोग जो है वो ज्यादा दे रहे हैं यहाँ पे। और अब ये मुसलमान बनने लग जाएंगे तो ये भी क्या होगा, अब ये राजस्व के अंदर कमी
का एक लक्षण दिखने लगा। जब राजस्व में कमी आई तो खलीफा ने कुछ प्रयोग किए कि भाई ऐसा तो चलेगा नहीं काम, आखिर टैक्स के बिना राज्य चलेगा कैसे, है ना। तो इन्होंने पहला कार्य तो ये किया कि इन्होंने धर्मांतरण को क्या किया है, हतोत्साहित किया। धर्मांतरण को क्या किया, धर्मांतरण को हतोत्साहित किया। हतोत्साहित का मतलब हो गया उन्होंने उसे प्रोत्साहन नहीं दिया, मतलब कि भाई धर्मांतरण मत करो, ऐसे इस प्रकार के विचार। लेकिन इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, आखिर लोगों को तो जो आर्थिक चीज है उससे फायदा हो रहा था। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है यहाँ पर एक समान कराधान नीति लागू कर दी। क्या लागू करी, एक समान कराधान नीति, ठीक है, एक समान कराधान नीति की जो है वो यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था करी। तो अब एक समान कराधान नीति भी लागू इनके द्वारा यहाँ पे कर दी गई शासकों के द्वारा, अर्थात चाहे अब वो गैर मुसलमान हो चाहे मुसलमान हो, अब कर के मामले में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों से बराबर प्रकार का कर जो है वो यहाँ से लिया वसूला जाएगा, ठीक बात। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए, जब एक ही जैसी बात हो गई, अब कर जो है वो एक ही जैसा प्राप्त होना है, तो अब भूमि के अंदर सिर्फ भूमि की प्रकार या जो भूमि की स्थिति है उसके अलावा और किसी भी प्रकार से अब करों में कोई रियायत नहीं प्रदान की जाती थी। तो अब यहां से एक नई चीज प्रारंभ होगी। नई चीज क्या प्रारंभ हो रही है, इक्ता प्रथा यहां पर प्रारंभ होगी। अब इसके बाद में देखिए, इससे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहां पर एक नई चीज प्रारंभ हो रही है। नई चीज इससे क्या प्रारंभ होगी, इक्ता प्रथा। क्या प्रारंभ हो रही है, इक्ता प्रथा जो है वो यहां पर पनपी। अब इसको समझ लेते हैं, इक्ता प्रथा क्या चीज है। देखिए, इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा का मतलब ये हुआ कि पहले क्या किया जाता था, पहले अगर मान लीजिए खलीफा है और उसके कुछ अधिकारी कर्मचारी उसने अपने क्षेत्रों में नियुक्त कर रखे हैं, ठीक है, और इसके बदले में उन अधिकारियों को कर्मचारियों को खलीफा क्या प्रदान करता था, वेतन जो है वो नकद रूप से प्रदान करता था। सोने के रूप में हो गया, चांदी के सिक्कों के रूप में हो गया, किसी भी रूप में नकद रूप से जो है वो उनको वेतन दिया जाता था। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई आपको वेतन जो है वो नकद नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेंगे, जैसे कि किसी एक जमींदार के पास में इन 4 जो है गांवों का जो प्रशासन संभालना है एक जमींदार को, और इन चारों से जो है राजस्व वसूल करना है, और वसूल करके किसको प्रदान कर देना है, राज्य को प्रदान कर देना है। अब इन्होंने नई व्यवस्था करी कि भाई इसमें से ये वाला जो भाग है, इसमें से ये वाला जो भाग है इसका राजस्व राज्य को देने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, इन चारों का वसूल कीजिए, और इन चारों में से जो ये भाग है वो आप अपने पास में रख लीजिए, और जो 3 भाग है वो राज्य को प्रदान कर दीजिए। अर्थात अब जो है इनको वेतन जो है वो किसके रूप में दिया जाएगा, वेतन है वो दिया गया भूमि के रूप में। किसके रूप में, भूमि के रूप में। और भूमि से जो राजस्व प्राप्त होना है उसका जो एक भाग है वो उनका क्या होगा, वेतन होगा, और अपना वेतन काट लेने के बाद में शेष राजस्व जो है वो राज्य को प्रदान कर देना है। ये प्रणाली क्या कहलाती है भैया, ये इक्ता प्रथा कहलाती है या इक्ता प्रणाली कहलाती है। तो ये भी यहाँ पर पनप रही है राजस्व के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि अब राजस्व जो है उनसे प्राप्त करना और फिर वापस उन्हीं को उनमें से वेतन देना। तो अब इन्होंने सीधी सीधी बात कर ली कि आप जो है इस भूमि को रख लीजिए, इस भूमि का आप अपने राजस्व प्रयोग कीजिए, और जो शेष है वो यहाँ पर आप जो है वो राज्य को जमा करवा दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो राजस्व है वो पहले तो अलग अलग हुआ करता था मुस्लिम प्रजा के लिए और गैर मुस्लिम प्रजा के लिए, लेकिन लोगों ने धर्मांतरण पर ज्यादा बढ़ावा दिया और इस वजह से राजस्व के अंदर क्या हुई, कमी हुई। तो इन्होंने क्या किया, एक समान जो है वो कराधान नीति यहाँ पे लागू कर दी। पहले अलग थी, 1/2 और 1/5 तक ली जाती थी, और मुसलमानों से सिर्फ 1/10 लिया जाता। अब इन्होंने जो है इक्वल काम यहाँ पे कर दिया। तो कुल मिलाकर के हमने सबसे पहले कृषि के बिंदु के अंतर्गत जमीन के बारे में अध्ययन कर लिया। सेकंड चीज हमने इसकी सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे किस प्रकार से थी वो सारी देख ली, और थर्ड चीज जो है वो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि राजस्व यहाँ पर किस प्रकार से वसूल किया जाता था, राजस्व में क्या स्थितियां रही थी, वो चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। अब हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो सिंचाई है, इस सिंचाई के अंदर कुछ नई फसलों का प्रयोग हुआ था, और नई फसलों का क्या किया गया था, यहाँ पे यूरोप को निर्यात प्रारंभ किया गया था। तो इससे क्या हुआ है, शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ये देखिए, ये एक ऐसा चित्र है आपके समक्ष दिया हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक में है। अगर आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ में अगर ये दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसको अगर समझिए आप,
ये वहाँ का चित्र है, मतलब डॉक्टर गैलन जो है उनका एक संस्मरण है और उसी संस्मरण का जो है ये यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। एक अरबी भाषा का अनुवाद करके इसको पुस्तक है, उसमें ये चित्रांकन। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुछ फसल जैसी खड़ी है, ये क्या है, फसल जैसी खड़ी है। और ये व्यक्ति जो है ये हाथ में हंसिया प्रकार का जो कुछ है वो लेकर के इसको काटने का प्रयत्न कर रहा है। इसके अलावा देखिए ये जो है कुछ एक नुकीला जो है जिसमें जमीन को खोदा जा सके, इस प्रकार का कोई अस्त्र है इनके पास। और यहाँ नीचे वाले भाग के अंदर यहाँ आपको कुछ बेल दिखाई दे रहे हैं और ये हल की सहायता से जो है वो ये बेलों को चला रहा है और हल की सहायता से यहाँ पे कृषि कार्य कर रहा है। यहाँ पे आपको देखिए गधर्व दिख रहा होगा, ये जो है ये माल ढोने के लिए, किसके लिए, माल ढोने की व्यवस्था के अंतर्गत ये काम में लिया जाता रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो किसानों के लिए है वो खाने का जो सामान है, इस चित्र से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहीं पर खेत के अंदर ही किसानों के लिए पहुँचाया जा रहा है। मतलब कि हमारे कुछ समय प्राचीन की जो स्थितियाँ हैं वैसी ही स्थिति को जाहिर करता जो एक है ये चित्र आपके सामने, जो यहाँ की कृषि व्यवस्था के बारे में अपना संकेत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शहरीकरण, और शहरीकरण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हम बात अब करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं शहरीकरण की, तो हमने बात करी कि यहाँ पे राजनीतिक रूप से जो है वो एकीकृत संगठन स्थापित हुआ, और दूसरी चीज जो है वो गांवों के विकास के अंदर धीरे धीरे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और नई फसलों का प्रयोग हुआ है जिसने आपसी आंतरिक व्यापार को बहुत ही बढ़ावा दिया है। और इस आंतरिक व्यापार के कारण जो है वहां पर शहरों का एक जाल सा खड़ा हो गया है, जिसमें कई सारे प्रमुख शहर हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि मिस्र जो है यहाँ का एक व्यापारिक प्रमुख केंद्र बन गया था। मिस्र का आपको पता ही है अफ्रीका के अंदर है। इसके बाद में है आपके सामने दमिश्क, दमिश्क का भी पता है, आपने पढ़ रखा है, सीरिया के अंदर स्थित था। ठीक है, इसके अलावा है कूफा, कूफा के बारे में भी हमने जाना है, ये था आपके इराक के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस्फहान और बसरा, देखिए इन दोनों के बारे में भी हमने पढ़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उमैयद और जो अब्बासी खलीफा थे उनके जो बाद में जो है यहाँ पर जनसंख्या के अंदर बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। 10 लाख की जो है वो आबादी यहाँ पर बढ़ गई थी। इतनी जो आबादी है वो इस क्षेत्र के अंदर बढ़ी थी। उसका कारण क्या था, उन्नत कृषि व्यवस्था और उन्नत व्यापार की अवस्था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, शहरीकरण हुआ। जनसंख्या बढ़ेगी तो उस जगह को हम क्या मानते हैं, किसी कस्बे के अंदर परिवर्तित होगा और बाद में किसी बड़े शहर या नगर के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। समरकंद, फुस्तात और काहिरा ये भी मिस्र के अंदर ही स्थित है, हमने पढ़ रखे हैं पहले। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इस शहरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है यहाँ पे विभिन्न बड़े बड़े शहरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर एक बात कर लें कि इन नए जो शहरों की स्थापना है, इन शहरों की स्थापना और शहरीकरण का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा होगा इन खलीफाओं का, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर पहला सा और सीधा साधा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आता है वो है कि इनके सैनिकों की बसावट के लिए, किसके लिए, सैनिकों को बसाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया है, ये सारे जो है शहरीकरण को बढ़ावा दिया है, सैनिकों को बसाने हेतु। और ये जो सैनिकों को बसाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके प्रशासन की जो रीढ़ हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, वो है यही सैनिक वर्ग। ठीक है, तो इनके प्रशासन की, इनके साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी कह दे तो वो है इनका सैनिक वर्ग। और इस सैनिक वर्ग को बसाने के लिए जो है जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता गया, सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, सैनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई, और सैनिकों को ज़्यादा संख्या में रखना, एक बड़ी सेना रखना इनकी मजबूरी भी थी यदि बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो। ठीक है, लेकिन अब इन सैनिकों को सुविधाएं भी तो देनी पड़ेंगी, और जब नई सुविधाएं देनी होंगी तो इन नए साम्राज्य जो निर्माण हुआ है, जो नए भाग मिलाए गए हैं, उन भागों के अंदर ही उन्होंने क्या किया, एक नए शहर की स्थापना करी, नगर की स्थापना करी, और उस जगह वो है उस सेना को बसाने का कार्य कर दिया गया। ठीक है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य शहरीकरण का, नगरों का बसाने का है, वो है सैनिकों को बसाने हेतु। इस प्रकार से इन्होंने जो है वो शहर बसाए। अब देखिए अगला भाग आता है कि एक शहरी संरचना किस प्रकार की होती थी, क्या वर्तमान में हमारे जिस प्रकार के शहर बसे हुए हैं उसी प्रकार से होती थी या कुछ अलग यहाँ पर प्रक्रिया थी। तो अब हम देखिए आइए समझते हैं कि जो शहरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो शहर बने हैं उस शहर की किस प्रकार की संरचना है। तो हम यहाँ पर बिंदु डालते हैं कि एक शहर का परिदृश्य, इसको हम लेकर के समझते हैं। एक शहर का क्या समझते हैं हम यहाँ पे,
पे परिदृश्य। ठीक है, आप भी अपने कॉपी या नोटबुक के अंदर जो है वो एक शहर का निर्माण कर लीजिए। देखिए, शहर का निर्माण कीजिए आप और समझिए कि शहर किस प्रकार से रहा होगा। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। ये एक हमने किसी शहर का निर्माण किया, ठीक है, और इस शहर के अंदर अब कुछ बस्तियां बसा देते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा, ये यहाँ पे हम कुछ जो है वो बस्तियां स्थापित कर लेते हैं। ये कुछ हमने शहर की अवस्थाएं बनाई हैं। यहाँ पे भी कुछ जो है चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है हमें, कॉलोनियाँ काटी हुई है। आप भी इस प्रकार की कॉलोनी अपने कॉपी के अंदर काटिए। ये लीजिए, इस शहर के अंदर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हम यहाँ से समझने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये शहर का जो बाहरी भाग है, यहाँ पर भी कुछ बसावट के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, उसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि यहाँ पे बाहरी भाग में किस प्रकार की बसावट रही होगी, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा भी कुछ एक और विशेषता यहाँ से दर्शित होती है, जैसे कि ये एक और विशेषता के रूप में हम बात करें। और अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर जो एक मुख्य संरचना के रूप में इसमें पाई गई है, उसके बारे में भी हमको यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये एक जो है आपके समक्ष उस समय के शहर के रूपरेखा मैंने बनाई है। इसी प्रकार का आप रफ के अंदर बना ले, सिर्फ समझने के लिए है कि वास्तव की स्थिति यहाँ पर क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये तो है एक मस्जिद। ये क्या है? एक मस्जिद है, ठीक है, बहुत बड़ी है। कैसी है? बहुत ही बड़ी है, ठीक है। ये लीजिए, ये एक मस्जिद है। ये क्या है? एक मस्जिद है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, प्रारंभ करते हैं कि वास्तव में हमने ये सारा कार्यक्रम क्या किया है। ये क्या है? यहाँ पर इस शहर के अंदर एक मस्जिद है, यानी कि प्रत्येक शहर के अंदर एक मस्जिद होती थी और आकार में क्या होती थी? काफ़ी वो बड़ी होती थी। बड़ी होती थी इसलिए ये क्या है, दूर से भी जो है कोई भी अगर आगंतुक है तो उसको सर्वप्रथम जो शहर की जो चीज़ दिखाई देगी वो क्या होगी? ये मस्जिद ही होगी। तो दूर से भी ये दिखाई देती थी। पहली बात तो ये हो गई कि ये क्या है? दूर से दिखाई देती थी। मस्जिद जो है वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। ये तो हो गई आपके मस्जिद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको एक श्रृंखला दिख रही है, दूसरी जो श्रृंखला दिख रही है, ये है यहाँ पर क्या है? ये है केंद्रीय मंडी। क्या है? केंद्रीय मंडी। अर्थात यहाँ पर हमने दो बातें करी है। कितनी बातें करी है कि यदि एक शहर का परिदृश्य हम देखने जा रहे हैं तो शहर के अंदर मुख्य रूप से दो बातें थी। तो एक शहर को अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में हमने बांट दिया है। पहला भाग तो हम देख लें तो वो तो हो जाता है सांस्कृतिक ताकत। कौन सी ताकत है? यहाँ पे दो ताकतें हैं। एक तो हो गई आपकी सांस्कृतिक ताकत, और सांस्कृतिक ताकत का मतलब हो गया यहाँ पे क्या है? मस्जिद है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो शहर का मुख्य भाग होता था वो होती थी आर्थिक ताकत का। किसका भाग होता था? आर्थिक ताकत का भाग होता था। और आर्थिक ताकत के अंदर हमने बात कर ली केंद्रीय मंडी की, ठीक है। तो इस शहर के अंदर ये केंद्रीय मंडी है। इस केंद्रीय मंडी को यहाँ पर देखिए, ये जैसे हम बात कर लें, ये किसी सर्राफ का कार्यालय है। मान लिया हमने क्या? सर्राफ का कार्यालय है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये भी बात कर ली कि ये क्या हो गया? किसी सर्राफ का कार्यालय हो गया। इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं कि ये क्या है? ये है आपका किसी व्यापारी का घर। ये क्या है? व्यापारी का घर, जिसको हम फंदूक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंदूक, ठीक है। ये हमने पुस्तक में प्राप्त भी किया है शब्द फंदूक, जो है वो लिखा हुआ हमें मिलता है। तो हम अगर बात कर रहे हैं उस समय के शहर की, तो शहर में केंद्रीय मंडी है। केंद्रीय मंडी के अंतर्गत क्या है? दुकानें बनी हुई है। दुकानों का क्या है? एक समूह प्राप्त होता है। और उसके अलावा उसी शहर के अंदर उन व्यापारियों का क्या है? घर भी है, जिसे हम फंदूक नाम से जान रहे हैं। और उसी व्यापारी की मंडी के अंदर, अर्थात उन केंद्रीय मंडी के अंदर जो दुकानों का समूह है, उसी में क्या कार्यरत है? एक सर्राफ, अर्थात व्यापारियों का कुछ अध्यक्ष है, उसका क्या है? यहाँ पे कार्यालय भी हमें मिल रहा है।
अब देखिए यहाँ पर हमने बीच के अंदर एक संरचना निर्मित की है। मंदिर, ये जो मस्जिद बनाया है, पूजा घर जो हमने बनाया, इसके पास में ही एक संरचना निर्मित की शहर के केंद्रीय भाग के अंदर, अर्थात इसको हम कह लेते हैं कि शहर का केंद्रीय भाग। कौन सा भाग है ये? शहर का केंद्रीय भाग है। और इस केंद्रीय भाग के अंदर जो घर बने हुए हैं, ये हमने घर बनाए हैं। ये जो घर है, इसमें जो वर्ग निवास करता है वो कौन सा वर्ग है? वो या तो यहाँ पे है नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब समझ लीजिए, नौकरशाह का मतलब है नगर प्रशासक हो गया। नौकरशाह का मतलब क्या हो गया? नगर प्रशासक। ठीक है, मतलब इस नगर का जो शासन संचालन करता है उनके घर हो गए केंद्रीय भाग के अंतर्गत। प्लस यहाँ पर और कौन है? विद्वान वर्ग। कौन है? विद्वान वर्ग। ठीक है, विद्वान वर्ग का घर जो है वो यहाँ पर बीच में। ये जो नगर प्रशासक है यही तो कहलाते हैं राज्य के आयन। क्या कहलाते हैं? राज्य के आयन, या इन्हीं को कहते हैं नेत्र। क्या कहेंगे हम? राज्य के आयन या नेत्र, इसी भाग को कहते हैं। अर्थात कहने की मतलब ये हुआ कि उस नगर के अंदर भी जो बड़ा वर्ग है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो केंद्रीय भाग में निवास करते हैं। कौन से भाग के अंदर? सेंट्रल भाग के अंदर। जो मस्जिद है उसका जो बिल्कुल नज़दीक का जो भाग है, मुख्य मस्जिद जो बड़ी मस्जिद है वहाँ पे उसका जो भाग है, यहाँ पे ये निवास करते हैं। कौन? ये केंद्रीय सतह के लोग। ठीक है, जिसमें हमने बात कर ली शहर के प्रशासक और विद्वान वर्ग के लोग। अब देखिए निचले वालों घरों की ओर, अर्थात एक शहर की जो बाहरी पंक्ति है, शहर की क्या है? बाहरी जो पंक्ति है, वहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं, हम निचले वाले घरों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग कौन से हैं? ये हो गए आपके जन सामान्य लोग। पहले कौन से? जन सामान्य के घर है ये। ठीक है, जन सामान्य के घर हैं। और इसके अलावा जो बाहरी भाग है, यहाँ पर होते थे सैनिक क्वार्टर। क्या होते हैं? सैनिक क्वार्टर। अर्थात सैनिकों के रहने का भी जो स्थान है वो शहर के बाहरी जो है वो चार दीवारी के पास में हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वाले कौन से हो गए? ये सारे ही सारे कौन से हो गए? ये सारे के सारे हो गए आपके बाहर वाले भाग। और बाहर वाले भाग में कौन निवास कर रहा है? जन सामान्य के घर हुआ करते थे। और किसके घर है यहाँ पे? सैनिक क्वार्टरों के रूप में है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमने बात करी कि ये जो शहर है, इस शहर के बाहर भी कुछ जो है वो स्थित है। कुछ दुकानें बनी हुई हैं, कुछ घर जैसे यहाँ पे बने हुए हैं। तो जो शहरी गरीब वर्ग है, कौन सा वर्ग है? शहरी गरीब वर्ग, वो शहर से बाहर जो है वो उसका निवास होता था। ये हो गया शहरी गरीब वर्ग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कौन होते थे? देखिए यहाँ पर जो है वो देहात से, अर्थात गांव से, गांवों से आने वाले सब्जी हो गए, फल हो गए, उनकी जो व्यापारिक स्थल है, व्यापारिक बाजार जो है वो यहाँ बाहर स्थापित होता था। अर्थात देहात से आए फल, या फिर हम कह लेते हैं सब्जियों का बाजार, वो कहाँ पर लगता था? बाहरी भाग के अंदर, शहर के बाहरी भाग के अंदर जो है वो ये स्थापित होता था। ये हो गया, ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ और है यहाँ पर, ये हम देख रहे हैं कि ये तीसरी क्या है? तो ये है आपके अस्वच्छ दुकानें। क्या है? अस्वच्छ दुकानें जितनी भी है वो यहाँ बाहर की तरफ स्थापित होती थी, शहर के बाहर। अस्वच्छ दुकानें का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इससे मतलब है कि जो चमड़ा है, चमड़ा साफ करने और रंगने की जो दुकानें हैं, वो चमड़ा साफ करने व रंगने की दुकानें हैं ये। ठीक है, तो वो जो कार्य है ये भी शहर से बाहर किया जाता था। इसके अलावा भी देखिए अस्वच्छ जो दुकानों की बात कर रहे हैं, तो जो कसाई की दुकानें हैं, जो कसाई की जो दुकानें हैं वो भी क्या होती थी? उस शहर से, नगर की सीमा से जो है वो बाहर स्थापित होती थी। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि बाहर, अर्थात जो मुख्य शहर है, अर्थात सैनिकों की और जन सामान्य के घरों के बाद में जो शहरों का भाग आएगा वो होगा शहरी गरीब, वहाँ पे निवास करते हैं। या फिर जो देहात से, गाँव से सब्जियाँ फल वगैरह जो है वो उसका बाजार वहाँ पर लगता था। और कुछ ऐसी दुकानें जो अस्वच्छ प्रकार की मानी जाएगी, जिसके अंतर्गत चमड़े को धोने, साफ करने या रंगने की दुकानें हो गई और कसाई की दुकानें हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं ये वाली संरचना। ये अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये मित्रों, ये बाहर एक सराय बनी हुई होती थी। हर एक शहर के बाहर में क्या बनी हुई है? सराय बनी हुई है। ठीक है, क्या बनी हुई है? सराय बनी हुई होती थी।
और इस सराय के अंदर लोग जो है वो विश्राम कर सकते थे। लेकिन कब कर सकते थे? जब शहर के दरवाजे जो है वो बंद हो जाया करते थे, तो फिर वो रात्रि के समय के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर इन सरायों में निवास किया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक संरचना बनाई है, ये है आपका कब्रिस्तान। ये क्या है? कब्रिस्तान। अर्थात कब्रिस्तान की जो स्थिति है वो भी शहर से बाहर ही हुआ करती थी। शहर के अंदर जो है वो कब्रिस्तान नहीं बनाया गया था। शहर से जुड़ता हुआ ही शहर से बाहर की तरफ में इन लोगों ने क्या स्थापित किया था? कब्रिस्तान स्थापित किया था। इसके अलावा इनकी तो हमने बात कर ही ली, ये जन सामान्य के घर है, सैनिक क्वार्टर है। और इनकी अगर हम एक और विशेषता देख ले तो इनके घरों के अंदर ही जो है वो इनके लिए छोटी मस्जिदें हुआ करती थी। मस्जिदें कह ले या इनको पूजा गृह कह दे। देखिए ये जो शहर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे ही लोग जो है वो मुस्लिम ही हो ऐसा नहीं है। हमने बात कर ली है पहले कि यहाँ पर जो अन्य जो है लोग हैं, धर्म को मानने वाले अन्य संप्रदाय के लोग जो है वो भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पर हम मस्जिदें कह दें जन सामान्य के घरों में, या क्या कह लें? पूजा गृह। यहूदी कोई है तो उसके लिए क्या होगा? पूजा गृह यहाँ पर होगा। तो वो अपने अपने घरों के अंदर ये चीज़ें रखा करते थे। इसके अलावा भी देखिए ये जो जगह है यहां पर और भी चीजें हैं। सार्वजनिक हमाम भी मिलता है। क्या मिलता है? सार्वजनिक हमाम घर। सार्वजनिक हमाम घर। हमाम का मतलब क्या होता है भाई? हमाम का मतलब होता है स्नान घर। क्या होता है? स्नान घर। ठीक है, ये सार्वजनिक है। इसके अलावा देखिए यहां पर इस वाले क्षेत्र से सभा स्थल भी मिलते हैं। क्या मिले हैं? सभा स्थल हुआ करते थे। बैठ कर के आपस में बातें करना, शाम के टाइम में जब बड़े लोग बैठ जाएंगे तो वो यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे? आपस में बातचीत किया करेंगे। तो इस प्रकार के सभा स्थल है या किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो ये भी यहाँ पर हुआ करते थे। ये बाहरी वाले भाग की बात कर रहे हैं, आंतरिक भाग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के उस समय की एक संरचना की बात हमने एक चित्र के माध्यम से सीखने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत हमने देखा ये एक शहर है। इस शहर के अंदर हमने कई सारी चीजें बात करी है। देखिए सबसे पहला तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है? एक मस्जिद है। ये क्या है? मस्जिद है, जो दिखने में काफ़ी बड़ी होती थी और दूर से भी दिखाई दे जाती थी। ठीक है, अगर कोई दूर से शहर की तरफ आए तो सबसे पहले वो बड़ी जो मस्जिद है वो ही उसको वहाँ पर दिखाई देती थी। ये हमने यहाँ पर चांद बनाया है। ठीक है, तो ये मस्जिद है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने बात करी कि कुछ केंद्रीय जो है लोग होते थे, जो नगर प्रशासक हम जिनको कह सकते हैं, उनके जो घर है और जो विद्वान वर्ग है उनके जो घर है वो केंद्रीय भाग में होते थे किसी नगर के अंतर्गत। और हमने इन नगर प्रशासकों को ही राज्य की आयन कहा है, राज्य के नेत्र कहा है। अर्थात यही इसका पूरा जो है वो शासन संभालने का काम करते थे। यहाँ पर हमने बात करी ये जो भाग है, यहाँ पर हमने कहा कि ये केंद्रीय दुकानों का समूह है, केंद्रीय मंडी है। और इसी के अंदर जो है व्यापारियों के घर भी है और सराफ के कार्यालय भी यहीं पे हुआ करते। तो सराफ के कार्यालय हो गए, केंद्रीय दुकानों का समूह हो गया और व्यापारियों का घर माने फंदूक हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी कि जो बाहरी पंक्ति है, जो बाहरी पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर जो घर है वो जन सामान्य के और सैनिकों के क्वार्टर है। इनके घरों के अंदर इनका अलग से ही मस्जिदें या पूजा घर इनके घरों में हुआ करती थी। अर्थात इन्हें जो है वो इस मस्जिद के अंदर तो है महत्वपूर्ण अवसरों पर ही जाना होता था, बाकी जो है वो इनके क्षेत्र के अंदर ही बनी हुई होती थी। इसके अलावा यहाँ पे सभा स्थल भी हुआ करते थे, सार्वजनिक हमाम घर भी हुआ करते थे। इसके अलावा हमने बात करी शहरों के बाहर में जो बसावट थी वो शहरी गरीब वर्ग की थी, या जो बाहर से गांवों से आकर के जो व्यापार करने का छोटा मोटा जैसे फल सब्जी का हो गया वो लोग होते थे, या फिर जो ऐसे प्रकार की दुकानें अर्थात चमड़े को रंगने साफ करने की दुकानें या कसाई की दुकानें, इस प्रकार की जो स्थितियाँ थी वो यहाँ बाहरी भाग के अंदर स्थित थी। इसके अलावा हमने कहा कि शहर के बाहरी भाग के अंदर जो है कुछ सराय भी बनी हुई होती थी, तो इन सरायों के अंदर निवास या विश्राम करने का कार्य भी यहाँ पे कर लिया जाता था। और हमने बात की कब्रिस्तान के बारे में। ये जो कब्रिस्तान है ये शहर से बाहर स्थापित होता था। कहाँ होता था? शहर से बाहर की तरफ में स्थापित होता था, वहाँ पे यह जो कार्य किया जाता था। तो हमने एक शहर के परिदृश्य को पूर्ण रूप से समझा है, जिसमें शहरी संरचना की बात करी। हमने कहा मस्जिद, सूक, फंदूक और घर। ठीक है, ये चारों चीज़ों के बारे में जो है हमने इस शहरी संरचना के अंदर अच्छे से ढंग से इसको समझ लिया है। तो शहरीकरण का जो अपना बिंदु है वो पूर्ण हो जाता है। अगले बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में अब अगला बिंदु आता है वाणिज्य का। कौन सा बिंदु आएगा? वाणिज्य। कि वाणिज्य यहाँ पे किस प्रकार का था, क्या क्या प्रयोग जो है यहाँ पे वाणिज्य के अंतर्गत किए गए थे। ठीक है, तो देखिए हम दो बातें करते हैं।
सबसे पहले यदि हमें वाणिज्य की सब्जी बनानी है ना तो 2 मसाले चाहिए। कितने मसाले चाहिए? 2 मसाले। देखिए वाणिज्य की सब्जी के लिए 2 मसाले कौन कौन से अनिवार्य है। पहला मसाला तो आपके लिए अनिवार्य जो है वो होना चाहिए, राजनीतिक एकीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजनीतिक एकीकरण। ठीक है, तो आपने कहा कि गुरुजी ये तो मसाला है इनके पास, राजनीतिक रूप से एकीकरण तो इनके पास है। ठीक है, तो और क्या चाहिए? दूसरा मसाला वाणिज्य के लिए चाहिए आपको शहरीकरण। क्या चाहिए? शहरीकरण। आप बोलोगे गुरुजी शहरीकरण की तो कई सारी विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है वो बताओ। हम बता देते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं है। तो देखिए शहरीकरण के अंदर 2 चीजें मुख्यतः जो होनी है वो क्या होगी? एक तो खाद्यान्न, किसकी मांग कर रहे हैं ये? खाद्यान्न। प्लस दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? एक तो खाद्यान्न की मांग ज्यादा होगी। क्या होगी? खाद्यान्न की मांग ज्यादा होगी। दूसरी देखिए भोग विलास के साधन, भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, भोग विलास की वस्तुओं की मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। भोग विलास की वस्तुओं की मांग जो है उसमें क्या हो? वृद्धि हो। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे शहरीकरण था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 चीजें हमने देखी। पहला मसाला क्या चाहिए वाणिज्य की सब्जी के लिए? राजनीतिक एकीकरण चाहिए है। दूसरा क्या चाहिए? शहरीकरण। कौन सा? जिसमें खाद्यान्न की मांग ज्यादा हो या फिर भोग विलास की जो वस्तु है उनकी मांग में क्या हो? ज्यादा वृद्धि हो। गुरुजी दोनों ही चीजें यहाँ पे थी, तो बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाणिज्य की जो है वो स्थिति बन जाएंगी। और तड़का लगा दिया किसने? भूगोल ने। तड़का किसने लगाया? यहाँ के इस साम्राज्य के भूगोल ने। अर्थात अब हमें ये देखना है कि भूगोल यहाँ का किस प्रकार का है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे वाणिज्य के अंदर एक अच्छी खासी जो है वो क्या हो रही है? प्रगति हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी स्थितियां रही जिसकी वजह से इसका जो वाणिज्य है वो ज़्यादा हुआ है। और उसमें हम बात करने वाले हैं इस क्षेत्र के भूगोल की। किसकी बात करने वाले हैं? इस क्षेत्र के भूगोल की। ठीक है, तो देखिए हमने बात करी कि यहाँ पर एक भूमध्य सागर स्थित है। कौन सा वाला? भूमध्य सागर। ठीक है, ये हमने पता है। और भूमध्य सागर के इस तरफ जो है वो यहाँ पे अरब हो गया। क्या हो गए? अरब हो गया या ईरान हो गया, ये राज्य स्थापित है। ठीक है, और यहां से फिर पूर्वी देशों के साथ में व्यापार किया जाता है। अर्थात किसके साथ में किया जाता है? यहां पे मैं लिख लेता हूं हिंद महासागर। क्या नाम लिख लेता हूं? हिंद महासागर। ठीक है, इसके साथ में व्यापार किया जाएगा। हिंद महासागर का मतलब आप आसानी से समझ ही गए हैं। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको हिंद महासागर का मतलब क्या हो गया? भारत के साथ में व्यापार करेंगे, चीन के साथ में व्यापार करेंगे, या फिर किसके साथ में करेंगे? जो पूर्वी देश है उनके साथ में ये व्यापार करने का काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो भूमध्य सागर है यहां से अगर हिंद महासागर के अंतर्गत इनको व्यापार करना है तो इस बाबत इनके पास में 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं इनके पास में? 2 रास्ते मिलते हैं इनको। देखिए एक रास्ता तो यहां से इनको जा रहा है, ये यहाँ हिंद महासागर, और दूसरा रास्ता भी यहां से जा रहा है, ये हिंद महासागर। ठीक है, कितने रास्ते देखे हमने? 2 रास्तों की बात करनी है। एक जो रास्ता है आपका, इसको तो बोलते हैं लाल सागर से होता हुआ रास्ता, वाया लाल सागर। ठीक है, ये हो गया वाया लाल सागर। और जो दूसरा रास्ता है ये है आपका वाया फारस की खाड़ी से। कहां से होकर के जाएगा? वाया फारस की खाड़ी होकर के जाने वाला मार्ग है। ठीक है, कुल मिलाकर के इस व्यापार के 2 मार्ग है, ये हमें समझना है। हमने समझ लिया लाल सागर होता हुआ और फारस की खाड़ी से होता हुआ। और यहां से जो व्यापार होगा, यहां से क्या होगा? व्यापार जो होना है वो किन वस्तुओं का होगा? अर्थात व्यापारिक वस्तुएं अगर क्या थी जिनके बीच में इन्होंने इतनी लंबी दूरी का जो है वो व्यापार किया। तो देखिए इस व्यापारिक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो ये हो गई आपके कपड़े, जो भारत के अंदर बहुतायत से उत्पादित होते थे। जो भारत और पूर्वी देशों में उत्पादित होती है वो दूसरी चीज थी मसाला। क्या होते थे? मसाला। और ये मसाला आगे जाकर के एक बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बनेगा। यूरोप के अंदर जाएगा, अंग्रेज आएंगे, भारत गुलाम बनेगा, वो सारी चीजें मसाले की वजह से। तो कपड़े और दूसरी क्या चीज हुई? मसाले हो गए। तीसरी अगर चीन से जो व्यापार हो रहा है तो क्या हो गई? बारूद। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बने, चीनी, ये चीन का मतलब वो चीन की मिट्टी है इसलिए चीनी नहीं बोल रहे हैं, ये मिट्टी का प्रकार ही है। चीनी मिट्टी से बने बर्तन है, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, ये कुछ वस्तुएं हैं। इनका ये क्या करते थे? मुख्य रूप से इनसे व्यापार किया करते थे। ठीक है,
अब देखिए ये जो व्यापार यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया है इस दोनों राष्ट्रों से, चाहे वो लाल सागर से हो चाहे वो फारस की खाड़ी से हो, ये 5 शताब्दियों तक यानी कि 500 वर्षों तक जो है इनके इस व्यापार के ऊपर जो है इनका एकाधिकार रहा। क्या रहा है? एकाधिकार रहा है। ठीक है, 500 वर्षों तक। ये एकाधिकार तो आगे चल करके कुछ पुर्तगाली यहाँ पर आएंगे हिंद महासागर की तरफ में, और उन पुर्तगालियों के द्वारा ये जो वर्चस्व है अरबी व्यापारियों का, इसे खत्म किया जाएगा। कुछ इनकी नीतियां होगी, कार्टेज आर्मेडा काफिला, ऐसी कुछ नीतियां आएंगी जो हमारे अभी इस सिलेबस में नहीं है। तो देखिए हमने बात करी भूमध्य सागर के इधर जो देश है अरब और ईरान जो है, ये अरब और ईरान दो रास्तों से जो है वो हिंद महासागर के अर्थात पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करते हैं, लाल सागर की सहायता से और फारस की खाड़ी की सहायता से। यहां पर अगर हम बात करें लाल सागर वाले मार्ग की बात करें तो ये यहां पर कुछ बंदरगाह स्थित है। 2 बंदरगाहों की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला तो है एबाद। कौन सा है? एबाद। ठीक है, और इसके अलावा भी एक द्वीप है अमीन। ठीक है, अमीन यहां पे है। तो कुल मिलाकर के 2 बंदरगाह हैं। इन दोनों बंदरगाहों से क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। इधर बात करें फारस की खाड़ी की तरफ, यहां पे भी देखिए एक तो है सिराफ। क्या है? सिराफ। और एक बंदरगाह है आपका बसरा। कौन सा है? बसरा। ये लीजिए आपके 2 बंदरगाह इधर भी हो गए। तो कुल मिलाकर के यहां बंदरगाह जो बनाए गए हैं, यहां से जहाजों से सामान आता है पूर्वी देशों से, अर्थात हिंद महासागर से जहाजों से सामान कहां पहुंचता है? इन बंदरगाहों पे पहुंचता है। और इन बंदरगाहों से जो है वो आगे सामान पहुंचेगा ऊंटों के द्वारा। किसके द्वारा? ऊंटों के द्वारा। कहां तक जाएगा? भंडार गृह तक जाएगा। कहां पे जाएगा? विभिन्न भंडार गृह जो बनाए हुए हैं यहां पे ये सामान चला जाएगा, और यहां से फिर जो है वो ये क्या करेंगे? इस सामान को आगे निर्यात करने का काम भी कर लेंगे। तो ऊंटों के द्वारा जो है वो यहां से फिर सामान जो है वो आगे भेजा जाएगा। ये भी कहां भेजा जाएगा? भंडार गृह के अंदर। ठीक है, तो हमने इस व्यापार की अवस्था को समझा है। हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का ये व्यापार है, 2 रास्तों से हो रहा है, विभिन्न बंदरगाहें स्थापित है और इन बंदरगाहों से ऊंटों के द्वारा जो है भंडारगृहों में सामान पहुंच जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर के अंदर एक और बंदरगाह है जिसका नाम हमें मिलता है समरकंद। कौन सा नाम मिल रहा है? समरकंद। यहां पर ये जो बंदरगाह है ये इन मुस्लिम व्यापारियों के नियंत्रण में नहीं है। ये किसके नियंत्रण में है? यहूदी व्यापारी है यहाँ पे। कौन से व्यापारी है? यहूदी व्यापारियों के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में आया? यहूदी व्यापारियों के नियंत्रण में। और यहाँ पे यहूदी व्यापारियों का नियंत्रण है, इस बारे में हमें क्या मिले हैं? दस्तावेज मिले हैं। क्या मिले हैं? दस्तावेज मिले हैं गेनिजा अभिलेख के रूप में। किसके रूप में? गेनिजा अभिलेख के रूप में कागज के कुछ यहाँ पे हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन कागजों के ऊपर, संविदाओं के ऊपर, विभिन्न विक्रय पत्रों के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें और देखनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि अभी तक हमने कागज की बात कभी करी नहीं है, जब से हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इस पाठ को पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या हमें एक नया चीज़ मिलने वाला है, कागज का आविष्कार किस प्रकार से, और वो भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इनके व्यापार के अंतर्गत अर्थात इस्लामिक संस्कृति के अंदर कागज का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे अभी बात करी है कि ये जो यहूदी व्यापार है तो इसका हमें साक्ष्य एक गेनिजा अभिलेख से प्राप्त हो रहा है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो भी क्या चीज है। तो हमने यहाँ पर बात 2 चीजों की कर ली है कि जो शहरीकरण अर्थात वाणिज्य जो प्रारंभ हुआ, तो वाणिज्य की जो आवश्यक शर्तें थी वो यहाँ पर मौजूद थी, और उसमें जो है इनके लिए प्लस पॉइंट का जो काम किया वो किसने किया? यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने। ठीक है, जो मुख्य जो व्यापार मार्ग है अर्थात अगर चीन से बात कर ले तो रेशम मार्ग, और भारत के और इन विभिन्न दक्षिणी जो पूर्वी जो देश है इन देशों से इनके द्वारा जो व्यापार हुआ है इसके अंदर इनका पूरा नियंत्रण रहा है इनकी भौगोलिक स्थिति के कारण, जिससे जो है इनकी समृद्धि में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है। तो हमने अब बात करनी है इनके भूगोल के बारे में, तो बात हो गई। अब देखिए कागज और क्या है? गेनिजा अभिलेख का इतिहास हमें समझना है। तो देखिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाली है आपको यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कागज का इतिहास। किसका इतिहास देखते हैं? कागज का इतिहास। कागज कैसे बना, निर्माण प्रक्रिया क्या है, और विश्व को कैसे पता चला। ठीक है, कागज का इतिहास। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कागज का प्रथम जो प्रयोग है या प्रथम जो आविष्कार है, खोज जो हम कह लें, तो ये हुआ है चीन के अंदर।
कहाँ पे हुआ है? चीन में। प्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था कागज का? चीन के अंदर हुआ। लेकिन चीन ने इस प्रक्रिया को, चीन ने कागज बनाने की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को क्या रखा? गुप्त रखा। बताया नहीं, विश्व के समक्ष बताया नहीं कि हमने कागज का आविष्कार कर लिया है और अब इस कागज के ऊपर जो है वो कुछ भी लिखा जा सकता है और वो मिटेगा भी नहीं। इस प्रकार की जो चीज़ है वो विश्व से इसने छुपा करके रखी। लेकिन आगे चल करके हम बात करते हैं तो एक समरकंद का शासक आता है। समरकंद का शासक है, लगभग 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। समरकंद का शासक है, मुस्लिम शासक है। कौन सा वाला शासक है? मुसलमान शासक है। इसने क्या किया? इसके ऊपर आक्रमण किया था चीनों ने, चीन के लोगों ने। चीनी आक्रमणकारी थे जो यहाँ पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया। लगभग 20,000 चीनी आक्रमणकारी थे, इनको इसने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसने बनाया? इस मुस्लिम शासक ने, ठीक है। अब ये जो बंदी बनाए हैं, इन बंदियों में से कुछ लोग जो है वो कागज निर्माण की कला जानते थे। क्या कर सकते थे? कागज निर्माण जानते थे ये बंदी, ठीक है। इनमें से कुछ जानते थे। और फिर यहाँ पे, कहाँ पे? समरकंद के अंदर जो है यहाँ कागज का निर्माण बहुतायत से होने लगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले 100 वर्ष, अगले जो 100 वर्ष है, अर्थात ये जब से कागज का इनको पता चला है, अगले 100 वर्षों के अंदर यहाँ जो निर्यात की मुख्य वस्तु थी, निर्यात की जो मुख्य वस्तु थी वो क्या थी? कागज। समरकंद से जो है वो कागज सर्वाधिक निर्यात किया जाने लगा था, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब कागज कैसे बनाते हैं। इसमें हमें एक वर्णन भी मिलता है कि मिस्र के अंदर जब ये पता चला कि कागज के ऊपर लिखा जा सकता है, तो मिस्र की जो मम्मियाँ हैं उनके ऊपर लेनिन जो है वो लपेट करके उनको रखा जाता था। तो वो लेनिन जो है उससे कागज निर्माण किया जाता था, उसमें काम आता था। तो लोगों ने लोगों की कब्रें खोद डाली। क्या किया? कब्रें खोद दी और वो लेनिन जो है वो वहाँ से बाहर निकाला और फैक्ट्रियों के अंदर बेचा उसको कि उससे जो है वो कागज निर्माण किया जा सकेगा। तो एक व्यापार की वस्तु बन गई। ऐसा हमें वहां पे अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अब क्या हुआ? देखिए कि जब ये कागज निर्माण की कला, लेकिन एक इस्लाम के अंदर एक चीज और है। इस्लाम के अंदर जो है एकाधिकार स्वीकार नहीं किया जाता है। एकाधिकार स्वीकार नहीं करते वो लोग, जो है वो उस पर सभी का हक मानते हैं, ठीक है। और एकाधिकार स्वीकार नहीं होने की वजह से ये कला जो है अब क्या होगी? विश्व भर के अंदर फैल गई। आई बात समझ में? विश्व भर में फैल गई ये कला। कौन सी कला? कागज निर्माण की कला जो है वो यहाँ से समरकंद से पूरे विश्व में फैल गई। और जब ये विश्व के अंदर फैली तो यहाँ के व्यापारियों ने, चाहे वो यहूदी हो चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, इनका कागज का जो है इन्होंने दस्तावेजों को लिखने में, दस्तावेजों को लिखने के अंदर जो है वो इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया। और इसी प्रकार के एक दस्तावेजों का संग्रह जो है वो हमें गेनिजा अभिलेख के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने पूरे कागज के इतिहास को समझा। प्रथम प्रयोग की अगर हमने बात करें तो वो चीन के अंदर हुआ था, लेकिन चीनियों ने क्या किया? इस प्रक्रिया को गुप्त रखा, विश्व के साथ में इसको साझा नहीं किया, ठीक है। लेकिन समरकंद के एक मुस्लिम शासक था, उसके ऊपर कुछ चीनी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और उसमें 20,000 चीनियों को जो है उसने बंदी बनाया। और उनमें से कुछ कागज निर्माण की कला जानते थे, ठीक है। तो उनसे जो है वो अब समरकंद से मुख्य निर्यात की वस्तु बन गया कागज। और मुस्लिम अर्थात इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि एकाधिकार किसी चीज़ का यहाँ पर वेद नहीं है। तो ये जो कला है यहाँ तक छुपाई नहीं गई, पूरे विश्व के अंदर फैल गई। और अब जो है वो विश्व के अंदर इस बारे में, अर्थात चीज़ों को लिखने के लिए जो है सभी जो है वो आत्मनिर्भर हो गए। और इसी प्रकार का एक अभिलेख जो है वो हमें गेनिजा से प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम समझ लेते हैं कि गेनिजा अभिलेख क्या चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं गेनिजा अभिलेख का इतिहास, है ना। हेडिंग लगा लें, गेनिजा अभिलेख। गेनिजा अभिलेख के बारे में क्या इतिहास है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए बात है 1896 की। कब की बात कर रहे हैं हम? 1896 ईस्वी के अंदर। नगर का नाम है फुस्तात। क्या नाम है? फुस्तात। प्राचीन जो काहिरा है वही तो बात कर रहे हैं, हमने इस चीज को पहले देखा है, प्राचीन काहिरा, ठीक है। ये जो प्राचीन काहिरा यानी कि फुस्तात है, यहाँ पर खोज हुई है। क्या है यहाँ पर फुस्तात के अंदर? यहाँ पे यहूदी पूजा गृह है। क्या है? यहूदी पूजा घर है और पूजा स्थल मान लीजिए हम इसको कहते हैं। और इस यहूदी पूजा स्थल के अंदर ही एक बंद कमरे से, क्या है? बंद कमरे, जिसी को हम गेनिजा कहते हैं, ठीक है। बंद कमरे में यानी कि गेनिजा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमें यहूदी दस्तावेजों का संग्रह प्राप्त हुआ है। यहूदी दस्तावेजों का
संग्रह नहीं, विशाल संग्रह कह लीजिए इसको, तो क्या कह लें हम, यहाँ से हमें एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई ये जो विशाल संग्रह अभी हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है दस्तावेजों के अंदर, लेकिन इस प्रकार के दस्तावेजों को इन लोगों ने इतना सहेज करके क्यों रखा है? यहूदी धर्म के अंदर एक मान्यता थी। यहूदी धर्म की मान्यता क्या है कि यदि किसी लिखावट के अंतर्गत, किसी लिखावट के अंदर ईश्वर का, परमेश्वर का नाम लिखा हुआ हो तो उस लिखावट को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको सहेज करके रखना चाहिए। और यही कारण था कि इस रिवाज के कारण ही इन लोगों ने इन दस्तावेजों का क्या किया, एक संग्रह तैयार कर लिया और उसको रख लिया था। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ है। अब देखिए बात करते हैं कि इन यहूदी दस्तावेजों के संग्रह के अंदर है क्या क्या चीज़। तो ये देखिए कुछ व्यापारियों के पत्र है। क्या है? व्यापारियों के पत्र या परिवार के विभिन्न सदस्यों के द्वारा आपस में एक दूसरे को लिखे गए, परिवार के सदस्यों के, ठीक है, परिवार के सदस्यों के, या फिर दोस्तों को आपस में जो लिखे गए हैं वो, तो दोस्तों के ये क्या है, पत्र है। किसके पत्र हो गए? व्यापारियों ने आपस में एक दूसरे को लिखा है, या परिवार के सदस्यों ने, या किन्हीं मित्र मंडली ने एक दूसरे को जो पत्र लिखे हैं, उन पत्रों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा संग्रह करके रखा गया था। दूसरा क्या है? दूसरे कुछ बिक्री दस्तावेज है यहाँ पे। क्या है? बिक्री दस्तावेज है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, जिनको हम संविदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संविदाएं हैं विभिन्न, ठीक है, बिक्री दस्तावेज या विभिन्न संविदाएं हैं, ठीक है। दहेज के समय किए गए वादे, दहेज के वायदे जो भी किए गए थे उनका उन्होंने क्या किया है, लेखन किया है, तो वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। धोने के लिए धुलने वाली वस्तुओं की सूची दी है, धुलने वाली वस्तुओं की क्या है, सूची है, धुलने वाली वस्तुओं की सूची जो है वो भी यहाँ से हमें इस संग्रह से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन दस्तावेजों से हमें प्राप्त होती है। देखिए हमने बात करी 1896 के अंदर फुस्तात जो प्राचीन काहिरा है वहाँ के अंदर एक यहूदी पूजा स्थल है, और वहाँ से एक बंद कमरे के अंदर हमें क्या मिला है, एक विशाल यहूदी दस्तावेजों का संग्रह मिला है। इस दस्तावेजों में लिखा हुआ क्या है, विभिन्न व्यापारियों के आपस में पत्र है, परिवार के सदस्यों के या किसी मित्रों को आपस में लिखे गए पत्र है। इसके अलावा क्या है, बिक्री दस्तावेज है, संविदाएं हैं। इसके अलावा क्या मिला है, दहेजों के वायदे हैं, और कुछ धुलने वाली जो वस्तुएं हैं उनके बारे में जो है वो यहाँ से हमें सूची प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखिए एक बात और देखते हैं कि इन पत्र के आधार पे, किसके आधार पे, यहाँ से जो मिले हैं पत्र, इन पत्रों के आधार पे सांस्कृतिक इतिहास का लेखन किया गया। पत्र के आधार पर जो है वो सांस्कृतिक इतिहास लिखा गया है। इस साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास लिखा है गेटन के द्वारा। किसने लिखा है ये कार्य किया है डॉक्टर गेटन। किसने किया भाई? डॉक्टर गेटन ने जो है वो ये कार्य यहाँ पे किया है। इसके अलावा इन्हीं पत्रों के आधार पे एक और कार्य हुआ है यहाँ पर। इन्हीं पत्रों के आधार पे अपने एक भारतीय है अमिताभ घोष। क्या नाम है? अमिताभ घोष। और इन अमिताभ घोष ने इन्हीं पत्रों के एक कथानक को लेते हुए एक पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है इन एन एंटिक लैंड। कौन सी पुस्तक है? एंटिक लैंड। ये पुस्तक जो है वो यहाँ पर लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा, और इसमें एक भारतीय दास की कहानी का इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ जो ये व्यापारिक पत्र वगैरह जो मिले हैं इसके आधार पे इस पूरे साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास लिखने का कार्य किया है डॉक्टर गेटन के द्वारा किया गया। और इसके अलावा अमिताभ घोष एक भारतीय है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है इन एन एंटिक लैंड, और इसके अंदर जो कथानक है वो यहीं के पत्रों से प्राप्त किया इन्होंने, और इसमें एक भारतीय दास की कहानी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कागज का इतिहास और गेनिजा अभिलेख का इतिहास। ठीक है, हालांकि हम बात किसकी कर रहे थे, हम वाणिज्य की बात कर रहे थे, व्यापार की बात कर रहे थे। तो देखिए हमने वाणिज्य के अंतर्गत भूगोल जो इनका था वो समझ लिया, कागज का जो यहाँ पे प्रचार हुआ वो समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो व्यापार हुआ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हमें यहाँ पे रही है, और व्यापार का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ है।
ठीक है। तो व्यापार के विकास के अंतर्गत कुछ चीजें जो है वो हमें यहां से मिलने वाली है, जिसमें पहली बात है राजकोषीय प्रणाली। पहली चीज क्या है? राजकोषीय प्रणाली। तो देखिए राजकोषीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो राजकोषीय प्रणाली का मतलब होता है आय और व्यय का हिसाब। क्या है? आय और व्यय का हिसाब, ठीक है। और आय और व्यय किसका? एक व्यक्ति का या किसी के और का? तो ये हो जाएगा संपूर्ण राज्य का। किसका? संपूर्ण राज्य की जो आय है, जो व्यय है, उसका हिसाब रखा जाए और उसके आधार पे जो है वो एक कोष निर्मित किया जाए, एक संघ निर्मित किया जाए, संगठन बनाया जाए। वो प्रणाली क्या है? राजकोषीय प्रणाली है। इस आय व्यय के लिए क्या है? धन की जो मांग है उसके अंदर जब बढ़ोतरी होती है तो यहाँ के शासकों ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए, जिसमें हम बात कर लेते हैं सोने का सिक्का, जिसमें हम बात कर लेते हैं चांदी का सिक्का, जिसमें हम बात कर लेते हैं तांबे के सिक्के, ठीक है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के क्या है सिक्के जो है वो यहाँ पर चलाए गए हैं शासकों के द्वारा। बात कर लेते हैं कि सोना कहाँ से मिलता था। तो सोना इनको प्राप्त होता था सूडान से। कहाँ से मिलता था? सूडान। ये कहाँ पे है भाई? ये है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और चांदी कहाँ से मिलती थी? तो ये है जरफसन द्वीप। एक जगह का नाम मिलता है हमें जरफसन द्वीप, और ये जरफसन द्वीप कहाँ है? ये है मध्य एशिया के अंतर्गत। कहाँ है? मध्य एशिया में, ठीक है। इस प्रकार से सोने और चांदी के सिक्के इन्होंने क्या किए हैं? प्रचलन में लाए हैं, जिससे कि क्या हो सके? एक निश्चित व्यापार की मुद्रा बन सके, विनिमय का जो साधन है उसके लिए जो है वो एक आधार प्राप्त हो सके। इस प्रकार का इन्होंने आय व्यय का हिसाब रखा, जिसमें इन्होंने सोने, चांदी और तांबे के जो है वो क्या चलाए? सिक्के चलाए। सोना कहाँ से प्राप्त होता था इनको? सूडान या अफ्रीका से प्राप्त होता था। और चांदी जो है वो इनको कहाँ से प्राप्त होती थी? जरफसन द्वीप जो है वो मध्य एशिया में स्थित है, यहाँ से इनको क्या प्राप्त होती थी? चांदी प्राप्त होती थी। तो इन्होंने राजकोषीय प्रणाली चलाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? व्यापार का विकास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके दूसरा क्या कार्य है जिसकी वजह से व्यापार का विकास हो रहा है। वो है उधार का कारोबार। क्या है? उधार का कारोबार। देखिए यदि व्यक्ति कोई उधार लेगा तो इसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? अपनी साख बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? अपनी साख बढ़ानी पड़ेगी। साख का मतलब समझते हो? एक वैल्यू होती है। साख का मतलब क्या है? एक वैल्यू है कि मेरे को अगर आपसे 500 रुपए उधार लेने हैं तो आपके मन में ये भी तो होना चाहिए ना कि इसको अगर इससे 500 वापस लेने हैं तो वापस कहाँ से लेंगे। अगर मेरे पास आपको कोई स्रोत दिखेगा, मेरे पास आपको लगेगा कि हाँ इसके पास 500 रुपए में वसूल कर सकता हूँ, तभी तो आप मेरे को उधार दोगे। तो लोगों को उधार अगर लेना है तो साख बढ़ानी पड़ेगी, और साख बढ़ाने के लिए जो संग्रह किया हुआ है, जो संग्रह है या जो बेकार संपत्तियां पड़ी थी, जो बेकार संपत्तियां जो है इनको इन्होंने क्या किया? अब व्यापार में प्रचलन में लाना प्रारंभ किया, ठीक है। तो बेकार संपत्तियां और जो संग्रह किया हुआ धन था उसे उधार की प्रक्रिया के द्वारा जो है अब व्यापार के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अर्थात इससे व्यापार का दायरा क्या होगा? और ज्यादा बढ़ने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो पैसा धन जो है वो संग्रह करके रख लेते हैं, उसको वापस से व्यापार में यूज नहीं करते, तो वो पैसा क्या है? बाजार से बाहर आ जाता है, और वो बाहर आने के कारण जो है व्यापार की प्रक्रिया को धीमी करता है। यदि वही पैसा अगर वापस व्यापार में रोटेट होगा, सर्कुलेट होने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा? व्यापार के अंदर वृद्धि होगी। वही कार्य उधार प्रणाली के द्वारा जो है हम यहाँ पे देखिए, ये जो मुस्लिम इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है, इसमें जो ये व्यापार के और कारोबार की जो विशेषताएं हैं इनकी, ये विश्व को एक बहुत बड़ी देन है, जिसमें हम अगली अध्ययन कर ही रहे हैं। साख पत्र और हुंडियों का प्रयोग। साख पत्र और हुंडियों के प्रयोग को हम अच्छे से समझ लेते हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजों की बात करनी है। एक तो है साख पत्र, एक क्या है? साख पत्र। इसी को कहते हैं सुख। क्या कहते हैं? सुख, ठीक है। और इसी को वर्तमान के अगर हम बात कर ले तो ये आपका चेक हो गया। क्या हो गया? चेक हो गया। और दूसरा क्या है? हुंडी, ठीक है। हुंडियों का प्रयोग, हुंडियों का प्रयोग या साख पत्र और हुंडियां, ठीक है। तो देखिए ये हुंडियां क्या है? ये हुंडियां वर्तमान में हम समझ लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इनसे क्या फायदा हो रहा है इस चीज को हम समझते हैं। देखिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज और साख पत्र अर्थात चेक के द्वारा क्या फायदा होने वाला है। अगर हम बात करें इनके उपयोग की, तो इनसे क्या हुआ है कि पहले लोगों को यदि व्यापार करना है तो नकद धन की आवश्यकता पड़ती थी। किसकी आवश्यकता पड़ती थी? नकद धन की। तो अब जो है वो नकद धन की आवश्यकता नहीं रहेगी। नकद धन की जो है मांग है उसमें जो है वो कमी आई, ठीक है। ये अच्छी बात है कि जो
व्यापार करना है तो नकद पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या दे दो, अपने साख पत्र दे दो या अपना चेक दे दो, उससे काम हो जाएगा। या फिर आप क्या दे दो, हुंडी के द्वारा। हुंडी का मतलब क्या हो गया, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से क्या करना है, सेकंड जगह पे आपको कोई चीज पहुंचानी है तो आपको वो पहुंचाई दी जा सकती है। या दूसरे स्थान क्या, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को, सेकंड व्यक्ति को, ठीक है, इनको क्या करना हो, धन का स्थानांतरण करना हो, धन या पैसे का क्या करना हो, स्थानांतरण। तो ये इन दोनों चीजों से अब क्या हो गया, संभव हो गया। ठीक है, अब पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति यहां खड़ा है और दूसरे व्यक्ति को जो है किसी अन्य शहर के अंदर जो है वो पैसे देने हैं, तो वो क्या कर देते थे, यहां से वहां धन लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। यहां किसी व्यक्ति ने साख जो है वो किसी और व्यक्ति को दे दी और उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को आपके आगे देना था उस व्यक्ति को क्या कर दिया, साख दे दी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपके बिना गए ही ये कार्य हो गया, अर्थात नकद धन की मांग में क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरा क्या हो गया, इससे व्यापार जो होते थे लंबी दूरी के, उन व्यापार में क्या हो गई, सुरक्षा की ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। अर्थात अब जब उनको धन लेकर के चलना ही नहीं है, व्यापारिक साख जो है या हुंडियां जो है वो अपने साथ में रखनी है, तो उससे क्या हो गया, इनके व्यापार के अंदर सुरक्षा जो है वो उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई। इससे व्यापार के अंदर क्या हुआ, अभूतपूर्व जो है वो वृद्धि हुई। नेक्स्ट चीज आती है मुजरबा। देखिए मुजरबा और रिबा दोनों को हम समझते हैं, मुजरबा और रिबा क्या चीजें हैं। तो पहली बात करते हैं हम मुजरबा के बारे में। देखिए समझना मुजरबा है क्या। दो चीजें होती है, एक तो व्यापार के अंदर साझेदार होता है सक्रिय साझेदार और एक होता है निष्क्रिय साझेदार। ये चीजें हमने गणित के अंदर पढ़ी होगी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लासों के अंतर्गत। देखिए इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके पास में धन तो है लेकिन समय नहीं है, या फिर वो किसी विशेष कार्य के अंदर लगना नहीं चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो जैसे कि मैंने अपना धन किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, ठीक है, और उस व्यक्ति ने उस धन को व्यापार के अंदर लगाया। मैंने अपना धन जिस व्यक्ति को दिया, मैंने शर्तें तय कर ली थी कि यदि इस व्यापार से, इस धन के व्यापार से हानि होगी तो इसमें मेरा परसेंटेज इतना रहेगा, ये अगर मेरी इसमें लाभ हुआ तो इसमें इतना परसेंटेज मेरा रहेगा, इतना भाग मुझे प्राप्त होना है। ठीक है, तो वो एक निश्चित संविदा तय हो गई। अब मेरे धन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति ने व्यापार किया अन्य देशों के साथ में, बाहरी लंबी दूरी का व्यापार हुआ और फिर क्या हुआ, वापस जो धन प्राप्त हुआ, लाभ या हानि, उसके अंदर हमने बंटवारा कर लिया। उसी को हमने क्या बोलना है, उसी को कहते हैं हम मुजरबा। ठीक है, अर्थात जो है एक व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति या जिसको हम कहते हैं निष्क्रिय साझेदार, क्या होगा वो, निष्क्रिय साझेदार। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना धन किसे दे देगा, अपना धन सक्रिय व्यापारी को या सक्रिय साझेदार को देगा, साझेदार को निश्चित शर्त पे प्रदान करेगा। क्या करेगा, निश्चित शर्तों पर प्रदान करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इन निश्चित शर्तों के आधार पे ही और इसी आधार पर ही ये क्या कर लेंगे, आपस में लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुजरबा। एक व्यक्ति निष्क्रिय साझेदार है, अपना धन क्या करेगा, सक्रिय साझेदार को किन्हीं निश्चित शर्तों के ऊपर प्रदान करेगा और इसी आधार पे वो क्या कर लेंगे, आपस में अपने लाभ हानि को भी बांट लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका मुजरबा। अब सेकंड चीज आती है रिबा। रिबा जो है वो होता है ब्याज। क्या होता है, ब्याज का लेन देन, इसको हम कहते हैं रिबा, ब्याज का लेन देन। देखिए इस्लाम के अंतर्गत व्यक्तियों को धन कमाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ निश्चित नियम से बंधे हुए हैं वो, कि भाई आप धन जरूर कमाइए, व्यापार कीजिए, चाहे कोई अन्य कार्य कीजिए, लेकिन उसके अंदर कुछ नियम है उनको क्या करना होता है, पालन करना होता है। और जो नियम है और उस नियम के अंदर जो है वो प्रतिबंधित है, क्या, ब्याज लेना देना जो है वो प्रतिबंधित है। अर्थात इस्लाम के अंदर जो है वो ब्याज की मनाही है, ब्याज लेंगे भी नहीं, ब्याज देंगे भी नहीं, ऐसी स्थिति इस्लाम के अंदर है। लेकिन उस समय हमें यहाँ पे कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज प्राप्त कर लेते थे, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते थे, ब्याज लेते थे। ठीक है, इसको अगर हमें समझना है तो भी समझ सकते हैं।
कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज किस प्रकार से लिया जा रहा है। जैसे कि देखिए, मानिए कि एक व्यक्ति ने किसी से उधार लिया सोने के सिक्कों के रूप में। क्या किया है? सोने के सिक्कों के रूप में उधार लिया, और जब इस उधार की अदायगी वापस करनी है तब वो कर रहा है चांदी के सिक्कों में। किस में कर रहा है? अन्य किस्म की मुद्रा, एक किस्म की मुद्रा के रूप में तो उधार लिया और अन्य किस्म की मुद्रा के रूप में उधार दिया। ठीक है, वापस उधार और अदायगी की जो प्रक्रिया होगी वो सिक्कों के अंदर उनमें परिवर्तन कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि सिक्कों में परिवर्तन के कारण हम लेंगे कमीशन। क्या लेंगे? कमीशन। हालांकि मूल्य दोनों चीजों का तो बराबर है। मूल्य 100 रुपए का जो ही उन्होंने सोने का सिक्का लिया एक, ठीक है, और उसके बदले में 20-20 रुपए के 5 जो है वो चांदी के सिक्के दे दिए, तो आखिरकार उसका मूल्य तो वही रहा है, लेकिन इस जो है मुद्रा का विनिमय जो हुआ है, इस विनिमय के लिए वो एक कहते हैं कि भाई हम कमीशन लेंगे, और ये कमीशन क्या है? एक तरीके से अप्रत्यक्ष ब्याज ही है। अर्थात 100 रुपए का एक सिक्का लेना, बदले के अंदर अदायगी जब वो कर रहे हैं तो 6 सिक्के जो है वो 20-20 के चांदी के देना, यानी कि उनको जो मूल्य दिया गया वो 120 दिया गया, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए है वो क्या हो गया? एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज हो गया, और ब्याज को ही क्या कहा गया है? रिबा कहा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने इनके व्यापारिक जो विकास हुआ है उसके बारे में बात करी थी कि राजकोषीय प्रणाली है जिसको हमने समझा आय व्यय का, फिर उधार का कारोबार, इससे भी विकास के अंदर बढ़ोतरी हुई है व्यापार में, फिर हमने देखा शक या साख पत्र और हुंडियों का प्रयोग। ये चेक हो गया, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। इसकी वजह से जो अब नकद की जरूरत नहीं रहेगी, अब आप जो है वो क्या कर पाओगे? बिना नकद के ही व्यापार कर पाओगे, व्यापार सुरक्षित हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा मुजरबा, जिसमें निष्क्रिय साझेदार की पूंजी सक्रिय साझेदार लगाएगा और फिर आपस में बंटवारा कर लेंगे। और फिर हमने देखा रिबा। रिबा से तात्पर्य हो गया आपका ब्याज, यानी ब्याज लेने की हालांकि मनाही है, लेकिन उस समय अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज लिया जाता था। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर टोटली हमने 3 बिंदुओं के बारे में बात कर लिए। पहला बिंदु हमने देख लिया था कौन सा? कृषि के बारे में, कृषि की विभिन्न अवस्थाओं को देखा, जमीन की स्थिति देखी हमने, उनमें सिंचाई की अवस्था देखी, और राजस्व किस प्रकार से वसूल किया जाता वो स्थिति हमने देख ली। फिर हमने बात करी थी शहरीकरण की। शहरीकरण के अंदर जो नवीन शहर बने उनके बारे में बात की, शहरों की स्थापना का उद्देश्य क्या था वो बात करी, और फिर एक शहर की संरचना को हमने पढ़ा। हालांकि जो हमने संरचना पढ़ी थी उस संरचना के अंदर जो विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियां घटित होती थी, जो सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग समय पर अलग अलग बदलती रहती थी, उसी प्रकार से शहरों के ढांचे में भी परिवर्तन होता रहता था। हालांकि जो हमने निष्कर्ष रूप के अंदर एक परिदृश्य पढ़ा था वो कोई स्थायी परिदृश्य नहीं है, एक जनरल जो है वो हमने उसको समझने का प्रयास किया था। शहरी संरचना के बाद में हमने देखा था यहाँ के वाणिज्य का विकास, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया? वाणिज्य को समझा, यहाँ के भूगोल को समझा कि यहाँ का भूगोल किस प्रकार से है, और उसके बाद में हमने व्यापार हुआ यहाँ पर, तो उस व्यापार के विकास जिसके अंतर्गत हमने कागज और गेनिजा अभिलेखों का भी अध्ययन कर लिया, और फिर विकास की जब हमने बात करी तो राजकोषीय प्रणाली को देखा, उधार से किस प्रकार से कारोबार का विकास हुआ वो देखा। उसके अलावा हमने साख पत्रों की और हुंडियों की भी बात करी, इससे भी व्यापार को जो है वो नकद व्यापार के जो जगह पे क्या है साख पत्रों, इनके आधार पर व्यापार करना अर्थात सुरक्षित व्यापार की जो प्रक्रिया वो हमने समझी। और फिर अंत के अंदर हमने मुजरबा और रिबा के अंतर्गत क्या चीजें आती है वो सारी चीजें हमने अध्ययन कर ली है। तो अब जो है हमारे पास इस पाठ का एक भाग और शेष बचता है, जिसे हम विभिन्न 2 भागों के अंदर पढ़ने वाला है। थोड़ा बड़ा भाग आने वाला है अपने पास में, और वो होगा इसका इस्लामिक संस्कृति का सांस्कृतिक पक्ष, जिसमें विद्या और किस प्रकार से प्राप्त की गई है, संस्कृति किस प्रकार से बनी है, उसका जो भाग है वो हम अगले भाग के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।